कल वाली सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे थे, रोलिंग वाला जो इनक्लाइंड प्लेन का था उसी को कंटिन्यू करेंगे। सर आज अब द प्लेन करेंगे। हम ऐसे क्या करें? सर आज अब द प्लेन से स्टार्ट करेंगे। अब द प्लेन डाउन नहीं, कल डाउन द प्लेन किया था ना हम लोगों ने। यस सर। यस अभी नहीं, आइडियाज देखो, आइडियाज कंसेप्ट वही है जो आपने डाउन द प्लेन में लर्न किया है, वो सारा कुछ आपको अप द प्लेन में या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सब में लगाना वैसे ही कंसेप्ट है, प्रोसेस सबका एक ही है। तो जैसे कि अगर आप अप द प्लेन का भी एग्जांपल ले रहे हो, मान लो, ठीक है, अप द प्लेन का एग्जांपल लेते हैं। और अप द प्लेन के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, पहले ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से के साथ, मतलब कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी दी हमने इसको, और इस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है इसको, लेट्स से v नॉट वेलोसिटी से, और साथ में कुछ ओमेगा भी दिया होगा, कुछ एंगुलर स्पीड भी दी गई होगी, और ओमेगा की वैल्यू नहीं दी गई है। ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो ये जानते हुए कि यहाँ पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। क्वेश्चन में ये जरूर दिया जा रहा है कि यहाँ पर प्योर रोलिंग का केस है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है ये पता लगाने के लिए कि ओमेगा की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट का रेडियस वगैरह सब मेंशन है, इसका मास गिवन है, इसका रेडियस आर गिवन है। निकल जाएगा ओमेगा, राइट। और इंक्लाइंड प्लेन सफिशिएंटली रफ है, मतलब इतना रफनेस है इसके अंदर, इतनी रफनेस है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंटिन्यू करेगा। ये दिया जा रहा है आपको, सफिशिएंटली रफ। कल हम लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ी थी डाउन द प्लेन वाले में, कि एक सर्टेन वैल्यू से नीचे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चला जाएगा, म्यू एस की वैल्यू अगर एक मिनिमम वैल्यू के नीचे आ जाएगी तो क्या रिजल्ट बना था, क्या वो प्योर रोलिंग कर पाएगा वहां पर? अगर म्यू एस एक सर्टेन वैल्यू, नहीं हो पाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू के नीचे आएगी तो ये प्योर रोलिंग नहीं होगा। अब इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या बनेगा। फिलहाल आप ये मान के चल रहे हो कि ये इनफ, मतलब सफिशिएंट रफ है। सफिशिएंट रफ का मतलब कि बिगिनिंग वाले मोमेंट पर और बीच के हर एक मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि v इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन स्टार्टिंग वाले मोमेंट के लिए भी रहेगा, किसी इंटरमीडिएट मोमेंट के लिए भी रहेगा, और किसी फाइनल मोमेंट के लिए भी रहेगा। मतलब हर एक टाइम पर v इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ये कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद स्टॉप करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट विल स्टॉप। कहीं ना कहीं तो स्टॉप कर जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, बट पहले आप मुझे ये बताओ कि जब इसमें v 0 होगा तो क्या ओमेगा भी 0 होगा? और हमें ये डिस्टेंस निकालना है यार, सेंटर टू सेंटर, कि इसका सेंटर पॉइंट जब ये स्टॉप होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये l निकालना है आपको। कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा। और मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है आपको, सफिशिएंटली रफ होने का मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपसे कहा था कि किसी भी मोमेंट पर, चाहे वो स्टार्टिंग वाला मोमेंट ले लो आप, चाहे वो एंड वाला मोमेंट ले लो, चाहे आप बीच का मोमेंट ले लो, किसी भी मोमेंट पर v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा कितना होगा इनिशियल पॉइंट पर? अगर आप यहाँ निकालते हैं ओमेगा की इनिशियल वैल्यू, v बताया आपको, और v इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड कर रहा है, तो ओमेगा की इनिशियल वैल्यू v नॉट डिवाइडेड बाय r। ओमेगा की फाइनल वैल्यू, यहाँ पर एंगुलर स्पीड 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इट इज 0 बाई r। मतलब इसका ट्रांसलेशन भी स्टॉप हो जाएगा, इसका रोटेशन भी स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। ये लेंथ निकालनी है, और आपको पता है कि सफिशिएंटली रफ होने पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती नहीं है इसमें।
लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो ये लेंथ निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। यस सर। तो कितना है यहाँ पर एनर्जी, इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी, तो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी आप काइनेटिक के फॉर्म में देखोगे, हाफ मास m v नॉट स्क्वायर ट्रांसलेटरी वाली फॉर्म में, प्लस रोटेट करने वाली एनर्जी हाफ, इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम k इंटू एम आर स्क्वायर करेंगे। ये k याद आ रहा है आपको, कौन सा है, कल वाली क्लास से कनेक्ट कर पा रहे हो k की वैल्यू? यस Yes. सर। न्यूमेरिक कांस्टेंट है। हाँ जी, हाँ, डिफरेंट टाइप के मास ऑब्जेक्ट्स स्क्वायर का न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होगा। तो ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, जब ये स्टॉप कर जाएगा तो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में चली जाएगी, यानी mgh के फॉर्म में, तो मास इंटू g इंटू हाइट। अब हाइट आप निकालो, ये डिस्टेंस अगर आप L कह रहे हो ना, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर ये L डिस्टेंस जा रहा है तो इसका वर्टिकल हाइट कितना होगा, ये डिस्टेंस L कहा जा रहा है आपको, तो ये हाइट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ये हाइट कितनी कवर करेगा, तो ये एंगल थीटा बन रहा होगा, ये L है, तो ये हाइट आप कैलकुलेट कर लो कितनी होगी, L इंटू sin theta. एल sin sin theta। थीटा। राइट, निकाल लीजिए L की वैल्यू क्या बनती है इससे, इतने। सॉरी, एक चीज यहाँ मिस हो गया यार, सर km v स्क्वायर होगा वहां पे। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिस कर गए हम लोग, ओमेगा स्क्वायर, यस सॉरी, सर, तो वो r स्क्वायर कट के वहां पे v स्क्वायर हो जाएगा। राइट राइट, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह v नॉट बाई आर और इक्वल्स टू mg इंटू ये हाइट L साइन थीटा। पहला आंसर तो इससे आ जाएगा। तो पूरा सिंपलीफाई करें या आप सिर्फ स्टेप लिखते जाए, आप समझ जाओगे इनके प्रोसेस को। फर्स्ट स्टेप सर समझ जाएंगे हम लोग। समझ जाएंगे सर। मतलब सिंपलीफाई करके L निकालना है, मैं किसी रिजल्ट पर नहीं जा रहा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये L निकालने का था, दूसरा पॉइंट जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। कल हम लोगों ने एक्सेलरेशन सॉल्व किया था, बॉडी जब नीचे आ रही थी तब, आज सॉल्व करना है आपको कि जब ऊपर जाएगी तब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू। सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो, सर किसी मिडिल पॉइंट पे वो लेना है, क्या नाम है, फोर्सेस सर का। उसका fvd देखेंगे मिडिल पॉइंट पे। राइट, बिल्कुल सही। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका आप ड्रॉ करते हो, देखो तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगी। ऑब्वियसली डाउन द प्लेन mg sin थीटा, आप साथ में ना ड्रॉ करते रहना यार। परपेंडिकुलर टू प्लेन mg इंटू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सो नॉर्मल mg sin थीटा, mg cos थीटा, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इधर की तरफ आएगा फ्रिक्शन यार, सर डाउन द स्लोप। सर mg sin थीटा। ओके, सो फ्रिक्शन विल बी डाउन द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है कि हम क्यों कह रहे हैं कि फ्रिक्शन डाउन द प्लेन होगा। कोई लॉजिक होना चाहिए, फ्रिक्शन किस वजह से आप कह रहे हो कि नीचे की तरफ आएगा। सर क्योंकि वेलोसिटी अप द प्लेन है। सर वो अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, तो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, तो सर वो डाउन फिर प्लेन है। देखो फिर हम लोग अपने ही कंसेप्ट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स में आता है ना, यस सर। यस सर। ठीक, इसका मतलब वो दो पॉइंट्स जब कांटेक्ट में आएंगे तभी लगेगा। यस सर। तो इस बॉडी का कौन सा पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, क्या इसका सेंटर वाला पॉइंट Bottom of- इंक्लाइंड के टच या बॉटम पॉइंट। हाँ सर, बॉटम पॉइंट। और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है। बॉडी के जाने से क्या मतलब है, हाँ सर, अब तक कर लेगा फिर। फ्रिक्शन बॉडी के मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जा रहा है इस पे डिपेंड करता है वो। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसके बारे में बात करिए आप। तो इस पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 होती है, यस सर। तो ये कैसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डाउन द प्लेन ही आएगा या अप द प्लेन जाएगा, बिकॉज ये इस पॉइंट में तो मोशन है ही नहीं, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं इसको, यस सर। है ना। राइट, अगर हम ये कह देंगे ना कि बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए फ्रिक्शन नीचे आएगा, यानी कि आप फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट दिखा रहे हो, फिर तो ये काइनेटिक वाला हो गया।
जबकि हम लोगों ने कल भी कहा था कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और अभी भी कह रहे हैं कि जहां जहां प्योर रोलिंग है वहां वहां स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यस तो अब सर। ये कैसे पता लगाएंगे फ्रिक्शन किस तरफ होगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो ना तो उसका तरीका अलग है और आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो उसका तरीका अलग है। जरा आप इमेजिन करो एक बार, एक चीज इमेजिनेशन में ये लाओ कि अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता, मान लीजिए अगर फ्रिक्शन ना होता सपोज दैट, तो इसमें किस तरीके से मोशन होता आगे की तरफ, अगर फ्रिक्शन ना होता मान लीजिए तो सर क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से g sin थीटा से ट्रांसलेट होता सर ये। नहीं बच्चा नहीं, गलती कर रहे हो आप। यहाँ पहले ये देखा करो यार, अब की बार ना बॉडी ऊपर जा रही है नीचे नहीं आ रही है। एक बॉडी को नीचे जाने के लिए आप छोड़ दोगे तब भी नीचे चली जाएगी अपने आप। बॉडी रेस्ट से नीचे जा सकती है, लेकिन क्या कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन से ऊपर जा सकती है? नहीं सर, वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी तभी वो ऊपर राइट, जाएगी। तो ऊपर जाने के लिए तो आप कुछ वेलोसिटी दोगे ना इसको। यस यस सर। हाँ, तो ये इनिशियली रेस्ट पे तो है नहीं, इनिशियली ये No, रेस्ट sir. पे नहीं है No, भाई, sir. इसको ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, उस केस में क्या होता? mg cos थीटा, mg sin थीटा और नॉर्मल, ये तीनों इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से पास होते। क्या कोई टॉर्क जनरेट होती अगर फ्रिक्शन नहीं होता? तो अगर No, फ्रिक्शन no, नहीं sir. हो तो क्या इन तीन में से किसी का भी सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क आएगा? No, ये sir. तीनों सेंटर से पास होते, Yes, नहीं sir. आएगा। और टॉर्क नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा नहीं आएगा। और बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अरे फिर गलती कर रहे हो यार। एक्सेलरेशन ना आने का मतलब क्या? एक बार बताइए, आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, आप एक्सेलरेटर ना दबाओ तो क्या आपकी कांस्टेंट गाड़ी वेलोसिटी चलेगी? से रोटेट करेगा। कांस्टेंट से चलेगा ना भाई। एक्सेलरेटर का काम स्पीड को बढ़ाने का है, कम करने का है, मोशन को मेंटेन करने का थोड़ी है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इन तीनों का टॉर्क जीरो है अबाउट द सेंटर पॉइंट, मतलब कि अल्फा जीरो है। अल्फा जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जिस एंगुलर वेलोसिटी पर इस बॉडी ने स्टार्ट किया था उसी एंगुलर वेलोसिटी पर ये कंटिन्यू करेगा। yes, ये sir. ये बात समझ में आ रही है आपको कि Yes, sir. फ्रिक्शन की, हाँ, कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में इसका ओमेगा चेंज नहीं कर पाएंगे हम। Yes, sir. ठीक है बच्चे, ओके। तो अगर हम ओमेगा चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन स्पीड तो चेंज होगी ना, क्योंकि बॉडी अगर ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी की वजह से इसकी लीनियर स्पीड तो कम हो ही जाएगी। Yes, sir. तो क्या केस बनेगा? अगर फ्रिक्शन ना हुआ तो क्या केस बनेगा? नोटिस करके देखो, विदाउट फ्रिक्शन, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। ये आर्ग्यूमेंट कोशिश करेंगे पूरा समझाएं, विदाउट फ्रिक्शन देखो क्या हो रहा है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पर हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी v नॉट ऊपर है, एंगुलर स्पीड ओमेगा कुछ इस तरफ है, और ये कहा गया था कि ये प्योर रोलिंग पे था। जब स्टार्ट किया था तो अब ये प्योर रोलिंग था, स्टार्टिंग मोमेंट पर ये प्योर रोलिंग यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा था। सो v नॉट वाज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर था। और फ्रिक्शन नहीं है तो थोड़ा सा आगे जाने पर, मतलब कुछ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करने के बाद, कुछ डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद इसकी लीनियर स्पीड तो कम हो गई, मतलब जिस स्पीड से ये बढ़ा था वो तो मेंटेन हो नहीं पाएगी, बिकॉज ग्रेविटी का तो कंपोनेंट है ना, फोर्स तो लग रहा है यहाँ पर। सर ये तो समझ गए कि mg sin थीटा रिटार्डेशन करेगा, लेकिन सर अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो r तो कांस्टेंट है ही, तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है फिर? नहीं नहीं बच्चा सुनो, तो यही तो समझाने की कोशिश अच्छा कर हाँ रहे सर, प्योर रोलिंग नहीं हैं होगी। कि सुनिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो प्योर रोलिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आप कह सकते हो कि ये प्योर रोलिंग होगा, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद ये वाला v कम हो गया, लेस देन v नॉट हो गया ये, यस सर। और ओमेगा उतना ही रहा, जिस एंगुलर स्पीड उतनी रही।
मतलब ये अभी भी उतनी ही फास्ट रोटेट कर रहा जितना फास्ट वो पहले रोटेट कर रहा था। यहाँ की रोटेशन स्पीड और यहाँ की रोटेशन स्पीड सेम रही, लेकिन ट्रांसलेट करने की स्पीड यहाँ कम हो गई। तो जब बॉडी रोटेट ज्यादा करे और ट्रांसलेट कम करे, क्या बोलते हैं? स्लिप। स्लिप हो रहा है, स्लिप। यानी ये ऑब्जेक्ट स्लिपिंग मोड में आ गया। और किधर स्लिप करेगा भाई? जब आपका टायर स्लिप करता है तो इसका निचला वाला पॉइंट, बॉटम पॉइंट किधर किधर स्लिप करता है? पीछे की तरफ या फॉरवर्ड? स्लिपिंग बैकवर्ड होती है कि फॉरवर्ड होती है? आपको सोच के बताओ ना। सर बैकवर्ड। हाँ, क्योंकि ट्रांसलेशन कम हो रहा है ना यार। बॉडी रोटेट फास्ट करेगी, बहुत तेजी से अगर घूमेगी, बहुत स्पिनिंग बहुत फास्ट कराओ इसकी आप, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? नीचे वाला पॉइंट। अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और बहुत तेज स्पिन कर रहा हो, तो ये पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट लेफ्ट आएगा या मतलब डाउन द प्लेन जाएगा या अप द प्लेन जाएगा? डाउन द प्लेन जाएगा, क्योंकि आर ओमेगा वी से ज्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल, मतलब स्पिनिंग फास्ट हो रही है, ट्रांसलेशन कम हो रहा है, और स्पिन करने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, रोटेट करने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यस सर। जैसे मतलब किसी अगर गड्ढे में अगर गाड़ी गिर जाए तो हाँ वही कीचड़ में स्पिन फंस होता है, जाए लेकिन तो बाहर आप, नहीं निकलता है वो, कीचड़ में फंस जाए तो पहिया घूमेगा ही, तो बाहर ये नहीं वाला निकलता। पॉइंट पीछे जाएगा, बैक साइड। यस सर। तो जब ये पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी प्योर रोलिंग को सस्टेन नहीं कर पाती। स्टार्ट तो ये प्योर रोलिंग से करती, लेकिन फ्रिक्शन की एब्सेंस में आगे बढ़ करके ये बॉडी स्लिप कर जाती। कल वाले आर्टिकल में क्या हुआ था? डाउन द प्लेन आते समय स्लिप कर गया था या स्किड कर गया था? वो स्किड हो गया था वहां पे, स्किड हो गया था। और ऊपर जाते समय अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी स्लिप करेगी, और जब स्लिप करेगी तो इसका सबसे बॉटम वाला पॉइंट बैकवर्ड मोशन करेगा, और जब इसका पॉइंट बैकवर्ड मोशन करेगा, यानी कि टेंडेंसी ऑफ दिस पॉइंट इज टू मूव बैकवर्ड। फ्रिक्शन की एब्सेंस में बॉटम पॉइंट हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन द प्लेन ड्यू टू स्लिपिंग बिहेवियर। यस सर। तो फ्रिक्शन किधर आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आप क्या पढ़ते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में यही तो कहते हैं कि जिस तरफ मोशन होने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो जिस तरफ मोशन होने के चांसेस हैं उसके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन लगना चाहिए। यस सर। हाँ जी। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन में तो आप कह सकते हो कि भाई वेलोसिटी के अपोजिट, क्योंकि वहां तो बॉडी एक्चुअल में चल रही होती है। तो अगर ये चीज है और ये एक्चुअल मोशन में है, चल रही है, मोशन में है, फिर तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना बहुत आसान है। किधर की तो तरफ सिंपली दिखाओगे? काइनेटिक बता सकते हैं उसको। तो किधर दिखाओगे? अगर बॉडी का मोशन राइट साइड हो रहा है मेरे हिसाब से, या आपके हिसाब से देखो, तो जिस तरफ बॉडी मोशन में है उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखाइए। लेकिन Yes, अगर हम फोर्स, सुनो, और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी का मोशन नहीं हो रहा, तो वो तब आप फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? सर बैकवर्ड्स, क्योंकि force. टेंडेंसी आगे जाने की है। तो टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको पुश कर रहे हैं फॉरवर्ड। तो अगर हम हाँ, अगर हम सफिशिएंटली, मतलब ज्यादा पुश कर देंगे तो ये बॉडी चली तो जाएगी ना। अभी नहीं जा रही है क्योंकि हमारा फोर्स कम है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज और चांसेस तो आगे बढ़ने के हैं, इसलिए फ्रिक्शन पीछे दिखा रहे हो आप, और यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब हम पहले ये एनालाइज कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा। तो अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो ये वाला पॉइंट डाउन द प्लेन जाता है, नीचे की तरफ, यानी कांटेक्ट पॉइंट की टेंडेंसी नीचे जाने की है। अब आप बताइए फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे? आपको हाँ, आपको इससे मतलब नहीं है कि सेंटर पॉइंट कहां जा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन सेंटर पे नहीं लग रहा। बॉडी का सेंटर पॉइंट ऊपर जा रहा, जाने दीजिए, सेंटर पॉइंट मोशन में है, लेकिन ये पॉइंट इंक्लाइन के कांटेक्ट में तो है नहीं। फ्रिक्शन इस पे तो लग नहीं रहा, फ्रिक्शन लग रहा है सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। जो फ्रिक्शन की एब्सेंस में नीचे स्लिप करना चाहता है, तो उसकी इस चाहत को रोकने के लिए, फ्रिक्शन की एब्सेंस में ये पॉइंट नीचे स्लिप करना चाहता है, इसकी इस चाहत को रोकने के लिए
फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो यहां स्लिपिंग होती, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ताकि वो इस स्लिपिंग को प्रिवेंट करता रहे, स्लिपिंग ना होने दे, और बॉडी यहां पर भी प्योर रोलिंग की कंडीशन पे चले। अब आई बात समझ में? नहीं अभी समझ गए आ सर। गई सर। ना कि इसका प्योर रोलिंग हो ही किसकी वजह से रहा है, किसकी वजह से प्योर रोलिंग कर पा रहे हैं ये, ड्यू टू फ्रिक्शन। बिकॉज अगर ये ना होता तो हम प्योर रोलिंग स्टार्ट करते लेकिन आगे जाकर के स्लिप हो जाता। स्लिप कर जाते। तो हमने इस स्लिपिंग को रोका हुआ है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज अप द प्लेन। ओके जी, डायरेक्शन क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इक्वेशंस बताओ क्या बनेगी। अब बॉडी की इक्वेशंस क्या होनी चाहिए? सर n is equals to mg cos theta, f minus mg sin theta is equals to एक n। करके देखते हैं। एक इक्वेशन बन जाएगी n इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलरली बॉडी का किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है, तो n बराबर mg cos थीटा। दूसरी, क्योंकि ये बॉडी रिटार्डेट हो रही है, स्टॉप हो रही है ना, रिटार्डेट हो रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, mg sin थीटा ज्यादा होगा या फिर फ्रिक्शन ज्यादा होगा अगर इस बॉडी में स्पीड कम हो रही है? सर mg sin theta। mg sin थीटा। मतलब यानी कुल मिलाकर के इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, क्योंकि बॉडी का मोशन तो ऊपर है, डाउन द प्लेन। बॉडी का मोशन अपसाइड है, लेकिन एक्सेलरेशन किस तरफ होगा इसका? डाउन द नेचुरली प्लेन। डाउन द प्लेन होगा, तभी ये स्टॉप होगा। और अगर एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है तो इसका मतलब mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन will be mass into acceleration of the center point. यस सर। तीसरी इक्वेशन टॉर्क। सर टॉर्क। तो इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कौन सा फोर्स देगा? सर fr। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस r, रेडियस, टॉर्क इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया k इनटू mr स्क्वायर इनटू अल्फा। ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. सर वो r और कट एक और जाएगा, इक्वेशन उसको a होगी, लिख देंगे। क्योंकि ये हर एक मोमेंट पर प्योर रोलिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी मोमेंट इज प्योर रोलिंग, नॉट ओनली द इनिशियल मोमेंट, इन फैक्ट एवरी मोमेंट इज प्योर रोलिंग। दैट मींस v इक्वल टू r ओमेगा इज ऑलवेज। तो फिर एक और इक्वेशन जानते हो क्या बनेगी यहाँ पर? ac इक्वल टू r r अल्फा। ये आपकी चार इक्वेशंस बन गई। अब इनको सिंपलीफाई करिए। आप एक बार पलट के देखोगे ना, अभी तो क्योंकि लेक्चर डिसकंटिन्यू हो गया, वरना अगर आप पलट के देखोगे नोट्स अगर आपने बनाए हो, तो कल जो इक्वेशंस बनाई थी डाउन द प्लेन वाली, और आज जो इक्वेशन बनी है अप द प्लेन वाली, अगर तुम्हारे पास नोट्स हो तो जरा एक बार कंपेयर करके देखो। आपको ऐसा Same है, लगेगा sir. ये इक्वेशंस सिमिलर इक्वेशंस हैं। Yes, sir. यस सर है। आ रहा है ना, बिल्कुल सेम इक्वेशंस, तो आंसर भी सेम ही आएंगे। फिर अगर इक्वेशंस सिमिलर बनी है तो आंसर भी सेम ही आने चाहिए। ना बच्चा लोग, इसका Yes. आंसर क्या आया था Yes, याद sir. करें, या फिर सॉल्व भी कर सकते हो जैसा आपके मन करे। तो इन चारों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सेंटर का जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो आएगा g इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। कंफर्म कर सकते हो इसको, और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए भाई। एक थर्ड इक्वेशन में से एक r कैंसिल कर दो, और जो r अल्फा है उसको a से रिप्लेस कर दीजिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लो। यही आंसर है, चेक करना है। Yes, sir. यस सर, यही आ रहा है। आंसर इसका मतलब अप द प्लेन और डाउन द प्लेन के आंसर्स में फर्क नहीं है ना।
नो सर सेम है। सबसे खतरनाक पॉइंट जान तो ये वाला है। सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन ऊपर क्यों लग रहा है जबकि बॉडी ऊपर जा रही है। और यही न्यूटन लॉ जब आप कर रहे थे और ड्राइविंग वाले केसेस हमने करवाए थे आपको, जब न्यूटन लॉ के न्यूमेरिकल में ड्राइव करने वाले केसेस नहीं किया था, यस सर, तब अगर आप शायद फ्रिक्शन याद इज करो परसेंट है। तो तब भी ये कहा था कि फ्रिक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है हमेशा ड्राइव करने वाले केसेस में। सर मूविंग अ ब्लॉक अप द प्लेन वाला। नहीं, वॉकिंग एंड ड्राइविंग वाले क्वेश्चंस में जब कार वगैरह के फ्रिक्शन दिखाए थे, साइकिल का फ्रिक्शन, कार का फ्रिक्शन, न्यूटन लॉ वाला चैप्टर पहले वाला, यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना यार। रोलिंग बॉडीज में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है ना वो उतनी इंट्यूटिव नहीं है, मतलब आप जितना सोचते हो उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके का आर्गुमेंट है इसमें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम और आप क्या सोचते हैं, मतलब किसी भी को भी अगर हम बात करें तो होता क्या है, वो यही सोचता है, क्योंकि पिछले 3 साल से वो एक ही बात सुनते आ रहा है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है। साथ में उसने ये कभी याद करने की कोशिश नहीं करी कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स भी है। ठीक है, वो मोशन को तो अपोज करता है, बट किसके मोशन को अपोज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपोज करेगा, पूरी कांटेक्ट वाले बॉडी के पॉइंट लिए थ्रू नहीं हो सकता। कांटेक्ट वाले पॉइंट को, तो कांटेक्ट वाला पॉइंट सेंटर नहीं है, कांटेक्ट वाला बॉटम पॉइंट नीचे था, तो बॉटम पॉइंट के मोशन को अपोज करिए। लेकिन बॉटम पॉइंट में मोशन है ही नहीं, क्योंकि प्योर रोलिंग कंडीशन पे यहाँ वेलोसिटी 0 होती है। यस सर। तो जब मोशन ही नहीं है तो फिर हम किस चीज को अपोज करें भाई, तब हम टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करते हैं। और टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन हटा दे वहां पर, अगर फ्रिक्शन को रिमूव करे तो क्या होगा वहां पर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। राइट। फ्रिक्शन की एब्सेंस में टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब होता है कि विदाउट फ्रिक्शन क्या होता, तो विदाउट फ्रिक्शन स्लिपिंग होती। यस सर। इस तरीके से पूरा रीजनिंग है, ठीक है। एनीवे, अब इसके आंसर्स आप ला सकते हो, मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा मैंने, क्योंकि कल भी कहा था कि जितना टाइम कल लगा था उतना टाइम आज नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि सिमिलर इक्वेशन से तो सारे आंसर सिमिलर आने वाले हैं, ये सही यही आ रहा है। है ना। तो छोड़ देते हैं इसको, इसके आगे के पार्ट छोड़ दें, आप कर लीजिएगा। यस। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि यार फ्रिक्शन दोनों ही केसेस में ऊपर लग रहा है। कल वाले क्वेश्चन में जब बॉडी डाउन द प्लेन थी तब भी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, यस सर। यस सर। और जब बॉडी ऊपर जा रही है तब भी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। मतलब फ्रिक्शन दोनों ही केसेस में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ ही लगेगा। यस सर। समझ गए सर। क्लियर जी, ध्यान रखना अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस है ना यार कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें। चलिए, ये तो इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल हो गया। नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन का एग्जांपल लो आप। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और इसके सेंटर पॉइंट को हमने कुछ वेलोसिटी दी v नॉट और प्लस कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, जो कि निकाल सकते हैं, बिकॉज ओमेगा नॉट की वैल्यू कभी दी नहीं जाती, क्योंकि आपको उसकी जगह पर ये कह दिया जाता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर ये बॉडी प्योर रोलिंग पर है, तो इससे ओमेगा निकल जाता है एक्चुअली। ठीक है बच्चा लोग। यस सर। हाँ, और ये ऑब्जेक्ट रफ है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे है और अच्छा खासा फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है। मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब ये होता है, जब क्वेश्चन में ये कहा जाए ना कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, दैट not only for t equal to 0, for every moment the object will be in the state of pure rolling. That is the meaning of sufficient friction. Sufficient friction is present, that means
every movement will be pure rolling movement. That means V equal to R ओमेगा का जो रिलेशन है वो रिलेशन स्टार्टिंग पॉइंट पर भी रहेगा, आगे भी रहेगा और आखिरी में भी रहेगा. यानी कि अगर V रिड्यूस होगा तो ओमेगा भी रिड्यूस कर जाएगा, V बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स का. अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने वेलोसिटी दी, ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने ये किया, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा, मैंने ये काम किया है, एक मार्कर लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोल कर सकता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोल करे, उसको आपने फ्लोर पे रखा और इसको ऐसे हिट कर दिया. तो हिट करेंगे तो ये अपना रोल करके आगे बढ़ जाएगा. यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं कर रहा बिकॉज स्पेस लिमिटेड है, बट मैंने एक रोलर लिया, उसको हिट कर दिया, फिंगर से हिट कर दिया और हिट करने के बाद वो रोल करके आगे बढ़ गया. अब मुझे बताओ कि यहाँ पर फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर फॉरवर्ड. मतलब हाँ, मतलब आपको मैं रियलाइज नहीं करा पा रहा हूँ, स्पेस नहीं है. मतलब सिंपली आप ये मानिएगा कि रोलर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोल करने वाला है उसको आप जमीन पे रख लो, घर की जमीन पे, और उसको पैर से मार दो, हिट कर दो, आप किक कर दो, तो वो अपने आप रोल करके आगे बढ़ जाएगा, खुद ब खुद रोल करके आगे बढ़ जाएगा. समझ गए इस बात को? यस सर. यस सर. अपने आप, मतलब हमने उसको एक स्टार्टिंग में किक करना होता है. इनिशियली किक करोगे बिकॉज रखा अपने आप तो मोशन में जाएगा नहीं. कोई चीज अगर रखी हुई है तो अपने आप तो चलेगी नहीं. तो पहले इसको आप एक बार हिट कर दो. फर्स्ट टाइम हिट करेंगे, इसको बोलते हैं इम्पल्स. उससे क्या होता है, इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी और उसके बाद छोड़ दीजिए तो वो अपने आप जमीन पर रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा. उस पीरियड में फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इस पर? सर फॉरवर्ड. ठीक है. अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड क्यों लग रहा होगा? सर बॉटम पॉइंट में V 0 हो जाएगा, लेकिन R ओमेगा तो रहेगा ही पीछे की तरफ. टेंडेंसी भी जाने की होगी. फिर गलती हो रही है. एक बात आप शायद मेरा समझ नहीं पाए, मतलब इस बॉडी में जो मोशन है, क्या उसमें कोई फोर्स भी लगाई है मैंने? नो सर केवल एक इम्पल्स इंपार्ट करी है. तो स्टार्टिंग में किया ना आपने. यस सर. भाई मैं कह रहा हूं इसको जमीन पे रख करके स्टार्टिंग में आप एक बार मार दो, एक बार हिट कर दो बस, तो वो तो इनिशियल मोमेंट हुआ. उसके बाद जब ये मोशन कर रहा है तो क्या तब भी कोई फोर्स है इसके ऊपर? अगर सर फ्रिक्शन है तो डेफिनेटली होगा. फ्रिक्शन के अलावा, फ्रिक्शन के अलावा अगर कोई No, चीज sir. अपने आप रोल कर रही है तो क्या उसके अलावा भी कोई फोर्स है? फ्रिक्शन छोड़ दीजिए, उसके अलावा बताइए. नो सर. कोई नहीं है. No, sir. कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना. अब आप सुनो ना, थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि रोलिंग और फ्रिक्शन का बड़ा तगड़ा मिक्सचर है, इसमें डाउट रहता है हमेशा. अगर आप ये बात ना समझ पा रहे हो तो नहीं सर, आप ठीक है. कंटिन्यू करिए. ठीक है. अब आप मुझे बताओ, पहला वाला पॉइंट फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो मुझे ये देखना है कि कौन सा पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में आने वाला है. ये वाला पॉइंट. क्या ये भी मोशन में है, ये जानते हुए कि प्योर रोलिंग है? नो सर. No, sir. नहीं है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रेस्ट पे, तो फिर Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा. यस सर. तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर की तरफ आता है? जिस तरफ मोशन होने के चांसेस होंगे. टेंडेंसी का ऑपोजिट. यस सर. टेंडेंसी. और टेंडेंसी कैसे देखी जाती है कि अगर तो यहाँ friction फ्रिक्शन हटा ना था. होता तो क्या होता? यस अभी सर. पीछे हमने ये तो देखा. तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या यहाँ पर स्किडिंग होती या स्लिपिंग होती? आप बताओ मुझे. मान लो फ्रिक्शन नहीं है. यही तरीका है फ्रिक्शन को देखने का कि पहले आप विदाउट फ्रिक्शन देखो कि बिना फ्रिक्शन के ये बॉडी आगे जाकर के स्किड कर जाएगी या आगे जाकर के स्लिप कर जाएगी.
तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो अगर हम फ्रिक्शन को ना कंसीडर करें, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बताओ लीनियर वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा? मान लो फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ मान लीजिए सरफेस को, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब बताओ यस सर, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसके सेंटर की वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर देगा? सर कोई नहीं है। सर कोई भी कोई फोर्स नहीं है। तो नहीं है इसका सर। मतलब सुनिए, तो अब क्या हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये v नॉट है और ये ओमेगा नॉट है, और आप कह रहे हैं कि v नॉट इक्वल टू r ओमेगा नॉट। हम इसको कह रहे हैं कि अगर ये स्मूथ होता ना, अगर ये बॉडी स्मूथ होती, सरफेस स्मूथ होता, तो कुछ टाइम के बाद मतलब कुछ t सेकंड्स के बाद सेंटर पॉइंट क्या उतनी ही वेलोसिटी पे नहीं चलेगा जितनी वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया था? यस सर, क्योंकि कोई जब फोर्स लग ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो फिर लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी नहीं इसकी। नो सर। ठीक, ओमेगा के बारे में आइए। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो और कौन सी फोर्सेस होंगी? फ्रिक्शन हट गया, अब बताओ फोर्सेस बची क्या हमारे पास? नॉर्मल और mg। सर नॉर्मल और mg जो कि सेंटर ऑफ क्या मास दोनों सेंटर से नहीं जाएंगे? बात कर रही है, नॉर्मल सही mg है। दोनों सेंटर से पास होंगे ना, यस तो कोई टॉर्क तो आएगा नहीं। यस सर, अल्फा और जीरो टॉर्क नहीं होगा। आएगा तो जो ओमेगा पहले था वही ओमेगा यहाँ भी रहेगा। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर प्योर रोलिंग है और दोनों में से कोई भी वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, ना v चेंज हुआ ना ओमेगा चेंज हुआ, तो क्या यहाँ पर भी प्योर रोलिंग नहीं है? यस सर है। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन ना भी रहे तो भी कोई स्किडिंग तो हो नहीं रही, ना स्लिपिंग हो रही है। देखिए ये पॉइंट कहां से रिलेट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? मुझे एक बात बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे हो। सिर्फ इतनी ही कंडीशंस पे? अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है, चलिए तो इस हिसाब से सर एक वो फोर्स भी लगना चाहिए। सुनिए, हाँ ये डस्टर मेरे हाथ पे रेस्ट पे है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे। सर तब नहीं लगेगा, कुछ फोर्स भी लगनी क्यों चाहिए भाई, ये इसको। तो रेस्ट पे तो है ना, रेस्ट पे तो है, तो फ्रिक्शन क्यों नहीं लग रहा है यस इसके सर। ऊपर? क्यों नहीं लग रहा है? सर इस पे कोई टेंडेंसी नहीं है जाने की टेंडेंसी इधर। नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है अभी सर। बिल्कुल, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे छोड़ दीजिए तो ये अगले 2 4 5 सालों तक ऐसे रहेगा। जब तक कि हम इसको पुश नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा थोड़ी, नो सर नहीं चलेगा। राइट? तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन उसमें आगे मोशन होने के कोई चांस ही नहीं है, तो आप फ्रिक्शन 0 दिखाओ। और मोशन के चांसेस तब डेवलप होंगे जब आप इस पर कुछ फोर्स लगाएं। ये सर अभी होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। ये चीज तो यहाँ भी हो रही है ना बच्चा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 वेलोसिटी पर है और ये तब तक 0 वेलोसिटी पर रहेगा जब तक इस बॉडी पर आप कोई फोर्स न लगाएं। यस सर। ये सिचुएशन ऐसी ही है जैसे कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट and no force is applied. Object is at rest. We are not applying any force. Friction will be 0. आपको कंफ्यूजन क्यों हो रही है बताऊं? मैं बात कर रहा हूं बॉडी एट रेस्ट पे, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी रेस्ट पे नहीं है, तो मुझे यहां बॉडी देखनी भी नहीं है, मुझे सिर्फ नीचे वाले पॉइंट पे इंटरेस्ट है कि इसके पास क्या हो रहा है। ये पॉइंट तो रेस्ट पे है ना, बॉटम वाला। यस सर। हाँ जी, और ये हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा जब तक कि इस बॉडी पर आप बाहर से कोई फोर्स न लगाइए, इसको आप एक्सेलरेट करने की कोशिश ना करें। सर मतलब अगर फ्रिक्शन होगा तो वो VCOM और ओमेगा नॉट को इक्वली डिसेलरेट करेगा हाँ जी बिल्कुल। प्योर रोलिंग रखने के लिए।
आप बोला आराम से देख लो, मैं फिर बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना स्टूडेंट्स में बता रहा तगड़ा कंफ्यूजन है भाई, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है। उनको फिर यही लगता है कि बॉडी का मोशन फॉरवर्ड तो फ्रिक्शन बैकवर्ड। अरे भाई सेंटर पॉइंट का फॉरवर्ड मोशन है, नीचे वाले पॉइंट का फॉरवर्ड मोशन नहीं है। नीचे वाले पॉइंट का तो मोशन हो ही नहीं रहा है। यस सर। और ये होगा भी नहीं, एक तो हो नहीं रहा और एक होगा भी नहीं कभी, क्योंकि आपने कोई फोर्स नहीं लगाई। तो एक तो बॉडी रेस्ट पर, और चलेगी भी नहीं जब तक इस पर फोर्स न लगाइए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट Yes, एट sir. रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड। Yes, sir. आप बताइए फ्रिक्शन कितना दिखाओगे, लगेगा फ्रिक्शन? नो सर नहीं। तो इवन इफ ऑब्जेक्ट, इवन अगर सरफेस रफ है तो भी यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन विल बी जीरो। उन्होंने कल भी कहा था कि इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है, क्या जीरो फ्रिक्शन हो नहीं सकता? स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में जीरो नहीं आता क्या? हाँ सर Yes, आता है। फिर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मिनिमम फ्रिक्शन है, मिनिमम फ्रिक्शन लग रहा है जीरो। सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए बच्चा लोग बार बार कह रहे हैं आप सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट के बारे में देखा करिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेचर क्या है। इससे कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पर स्लिपिंग या स्किडिंग होने के चांसेस हैं तो फ्रिक्शन लगेगा, और अगर यहाँ पर स्लिपिंग और स्किडिंग होने का कोई चांस नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कर दीजिए। और जीरो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आती है भाई, मिनिमम वैल्यू आती है वो। पता नहीं क्यों हम लोग डर जाते हैं, मिनिमम फ्रिक्शन जीरो, अरे ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? रफ है फिर भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। फ्रिक्शन लगने के लिए दो बातें हैं, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, और जब मैं ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कह रहा हूं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे बॉटम पॉइंट से है, बॉटम पॉइंट स्टेशनरी हो। और दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टेशनरी होना नहीं, क्या हम भी कुछ कर रहे हैं, मतलब हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे उसके ऊपर, इससे फ्रिक्शन डिसाइड होगा। So bottom point के ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। पूरी बॉडी पे नहीं लग रहा। Yes, sir. हाँ, तो इवन सरफेस रफ होगी तब भी फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और ये बॉडी अपनी इसी वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए लाइफ टाइम चलती रहेगी। बट प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता, रीजन प्रैक्टिकली एक तीसरा फ्रिक्शन आता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। वो Yes, एक sir. अलग कंसेप्ट है ना, क्योंकि इस आइडिया के हिसाब से तो इस आइडिया के हिसाब से तो अगर एक बॉडी को प्योर रोलिंग कंडीशन में डाल करके ग्राउंड पर छोड़ दिया जाए तो वो तो अपनी पूरी लाइफ टाइम रोल करती रहे, कभी रुकेगी ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता, कोई भी बॉडी अगर आप रोल करके आगे भेजोगे तो कभी ना कभी तो रुकेगी ना वो। Yes, sir. तो वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से नहीं रुक रही है। ये आप एचसीवी अगर आप खोले तो आप रोटेशनल मैकेनिक्स का सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा, लास्ट पैराग्राफ, कि व्हाई अ मूविंग व्हील स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों को आगे प्रॉब्लम होगी। दो चार लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उनको तो नहीं होगी, वो तो समझ जाएंगे इन चीजों को, बाकी जो लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आगे 100% दिक्कत होनी है। अगर ये चीज वाकई में समझ में नहीं आई आप तो मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई आप समझ गए। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पर हमने रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी भी जीरो और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो, दोनों जीरो। तो क्या ये प्योर रोलिंग है? v और ओमेगा दोनों जीरो है। क्या v इक्वल टू आर ओमेगा है यहाँ पर?
बोलो v and omega both 0, can we say it is pure rolling? Can we say v equal to r Yes, omega? sir. है ना, v equal to r Yes, omega sir. है, because हाँ, तो ये pure rolling हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको किक नहीं कर रहे हैं। दो तरीके होते हैं मोशन को स्टार्ट करने के, एक इसको रखो और आप हिट करके आगे निकल जाओ, हिट कर दो, तो ये होता है इम्पल्स। लगातार एक फोर्स लगती रहेगी। और एक हम इसको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं, लगातार फोर्स लगा के इसको पुश करेंगे और सेंटर पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट पर एक फोर्स F लगा रहे हैं, सेंटर पॉइंट पर। ठीक है जी बच्चे। Yes, sir. अब कुछ टाइम के बाद, बिकॉज आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी आगे आ जाएगी। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या है मेरे, कि कुछ टाइम के बाद इसका सेंटर पॉइंट, मान लिया d डिस्टेंस आगे आ गया, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ये d डिस्टेंस आगे आया, तो इसके सेंटर पॉइंट में कितनी वेलोसिटी होगी, एक तो ये क्वेश्चन, इसमें ओमेगा कितना होगा दूसरा क्वेश्चन, एंड इस प्रोसेस में इसमें कितनी एक्सेलरेशन आई ये क्वेश्चन, इस प्रोसेस में फ्रिक्शन कितना लगा, किधर लगा, मतलब कुल मिला के कंप्लीटली इसको एनालाइज करना है, आपको पूरा डिस्कस करना है कि डी डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद स्पीड क्या होगी, ओमेगा क्या होगा, इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना रहा, फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा था, कितना लग रहा था, ये सब कुछ डिस्कस करना है। और क्वेश्चन में ये कहा जाता है, आपको न्यूमेरिकल में ये जरूर दिया गया है, न्यूमेरिकल में ये कहा गया है थ्रू आउट, स्टार्टिंग से लेकर के और यहां तक थ्रू आउट ये प्योर रोलिंग कंडीशन पर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है स्टार्टिंग से लेकर के और डी डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बीच हर एक मोमेंट पर प्योर रोलिंग की कंडीशन थी। ये क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन है, गिवन पार्ट है। तो इसके मतलब इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो कि इट इज प्योर रोलिंग, एंड देन वी हैव टू आंसर व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी ओमेगा, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन समझ आ गया आपको क्या करना है? सर प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं। फिर गलती कर रहे हो बच्चे लोग, फिर गलती हो रही है, यही मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। मैं देखो अभी हो रही है कंफ्यूजन, मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप अगर नहीं पढ़ोगे और नहीं ध्यान दोगे। नहीं सर, हाँ सर वहाँ पे इम्पल्स होता था ये सर, यहाँ पे देखिए लगा। नहीं बच्चा सुनो मेरी बात सुनो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्योर रोलिंग का मतलब क्या, बॉटम पॉइंट कितनी वेलोसिटी पर, 0 वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब एक स्टैटिक पॉइंट आ गया। तो क्या स्टैटिक पॉइंट पर फ्रिक्शन नहीं लगता? ये डिपेंड करता है भाई कि वो स्टैटिक पॉइंट अगर बिना किसी फोर्स के स्टैटिक है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी स्टैटिक है तब तो लगेगा। यस सर। Yes, sir. तो दोनों ही न्यूमेरिकल्स में क्या हो रहा है, आप कंफ्यूजन में हो भाई। यहां पर भी बॉटम पॉइंट रेस्ट पे, बॉटम पॉइंट यहां भी रेस्ट पे, और बॉटम पॉइंट यहां भी रेस्ट पे, लेकिन दोनों में वहाँ पे डिफरेंस फोर्स लग नहीं रही थी, उस मोमेंटरी, यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर फोर्स नहीं लगाई है आपने, तो यहाँ पर बिना फोर्स के रेस्ट पे हो इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और यहाँ फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पे है, क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसमें? ये लगेगा, इसमें लगेगा। सर ये जो फोर्स लगाई है एक इम्पल्स है? नहीं लगातार लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। मतलब डी डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद भी ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर। अच्छा ठीक है सर। तो ये सब कंसेप्ट जो हमारे बन रहे हैं ना, ये गलत बन रहे हैं यार। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कभी नहीं कि मैंने कभी नहीं कहा कि प्योर रोलिंग के अंदर फ्रिक्शन नहीं लगता। मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं लास्ट टाइम। प्योर रोलिंग मतलब बॉटम पॉइंट देखोगे, बॉटम पॉइंट इज एट रेस्ट, बट नाउ whether friction will act or not act, it depends. If we are not applying any force, friction will not act, but if we are applying any force, friction will act. Yes. ठीक है बच्चे?
अब किधर, क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड्स ये किस बेसिस पे? सर, क्योंकि एफ टेंडेंसी आगे कर रहा है मोशन टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है सर, टेंडेंसी किसकी? सर बॉटम मोस्ट पॉइंट की। हाँ, क्योंकि आप जब फॉरवर्ड फोर्स लगाओगे, देखो बच्चा क्या बताऊं मैं, आप लोग एक बार फिर मेरी बात सुन लो। जो हम ये फोर्स लगाएंगे, इससे क्या कोई टॉर्क भी डेवलप होगा? इससे नहीं No, होगा, sir. फ्रिक्शन की वजह से होगा। नहीं होगा। तो टेंडेंसी कैसे देखी जाती है वो सुनो। टेंडेंसी देखने के लिए मैंने फिर बोला था कि पहले सिचुएशन को विदाउट फ्रिक्शन एनालाइज करिए। एक बार एनालिसिस करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या बन रहा होता है यहाँ पर, सोच के देखिए जरा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता यहाँ पर, तो इसमें कैसा मोशन आता बताओ? ट्रांसलेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन आता ना, यस सर। क्योंकि ये फोर्स आपने सेंटर पे लगाई है, ये फोर्स लगाई है सेंटर पर, तो इसका टॉर्क नहीं आएगा कोई। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसलेट करता, रोटेट नहीं करता। तो ये प्योर रोलिंग होता या स्किडिंग होती? अगर बॉडी फॉरवर्ड ट्रांसलेट करे लेकिन स्पिन ना करे, रोटेट ना करे, सिर्फ आगे जाए, वो तो ट्रांसलेशन हो जाएगा ना पूरा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर? अगर कोई सर बॉडी ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट, तो लगेगा ही नहीं। नहीं, अरे यार एक बार फिर सुनो। हाँ सर, बैकवर्ड्स। हाँ जी, आप लोग फिर गलती हो रही है। देखो मैं कह रहा हूं, अगर ये स्मूथ होता, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, तो कुछ टाइम के बाद इस बॉडी में लीनियर वेलोसिटी तो होती, मतलब इसमें v तो आता, ओमेगा जीरो आता। ओमेगा नहीं आता ना। यस सर। तो इस पॉइंट में वेलोसिटी किस तरफ आती? इस पॉइंट की वेलोसिटी सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आती। तो ये क्या केस हुआ? ये प्योर रोलिंग हुआ, स्किड हुआ या स्लिप हुआ? v मोर देन आर ओमेगा है या इक्वल टू आर ओमेगा है? v की वैल्यू नॉन जीरो है, ओमेगा की वैल्यू जीरो है। सर ग्रेटर देन स्किडिंग। स्किडिंग हो रही है। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्किड करता, और फ्रिक्शन स्किडिंग को प्रिवेंट करता है हमेशा। यस सर। फ्रिक्शन स्किडिंग और स्लिपिंग दोनों को प्रिवेंट करता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता और ये बॉडी स्किड कर जाती, तो इसका मतलब फ्रिक्शन उस स्किडिंग को रोकने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अगर बॉडी स्किड करेगी तो ये पॉइंट फॉरवर्ड नहीं जाएगा। स्किडिंग का मतलब नीचे वाला पॉइंट फॉरवर्ड मोशन करेगा। भाई जब टायर स्किड करता है तो टायर आगे भागता है कि पीछे भागता है पूरा? तो बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉरवर्ड जाएगा। ये तब होता जब फ्रिक्शन नहीं है। यस सर। फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। ये थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है, इतना आसान नहीं है ये। और इस फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क की वजह से बॉडी में एक ओमेगा भी आ जाएगा। यस सर। और ओमेगा इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर टोटल वेलोसिटी फिर से कितनी बन जाए? 0 बन जाए, यानी फिर से बॉडी प्योर रोल करने लगी। रिपीट करें इसको या अभी क्लियर हुआ इसको? हो गया सर। सर हो गया सर। हाँ जी, इसका मतलब प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का काम क्या है अगर आपसे पूछा जाए? इसकी ये जो एक्ट कर रहा है, ये इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट स्किडिंग और स्लिपिंग। हाँ राइट, टू प्रिवेंट स्लिपिंग और स्किडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वहां प्योर रोलिंग की बजाय स्किडिंग हो रही होती, या फिर वहां प्योर रोलिंग की बजाय
स्लिपिंग हो रही होती, और क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसलिए स्किड नहीं कर पा रहे, स्लिप नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट प्योर रोलिंग कर रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, अब इक्वेशंस क्या बनाएंगे? पहला क्वेश्चन, अच्छा ये फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? सर काइनेटिक। अच्छा क्या हो गया आप लोग को? लगता है नींद स्टैटिक होगा। सर स्टैटिक होगा, सॉरी सर, समझ गया। प्योर रोलिंग है भाई, प्योर रोलिंग। हाँ सर ठीक है। सर प्योर रोलिंग मतलब वो जब बॉटम पॉइंट आएगा वो 0 हो जाएगा वेलोसिटी का, तो स्टैटिक हो जाएगा। हाँ, प्योर रोलिंग में हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका मतलब क्या, लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब क्या इसकी वजह से कोई वर्क होगा फ्रिक्शन की वजह से? नो सर, नो सर। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं नहीं है। होगा। हाँ, ये पॉइंट्स बिल्कुल बिठा लो भाई, इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। तो फिर वर्क कौन सा फोर्स कर रहा है इसमें? एफ जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। कितना वर्क किया उसने? बॉडी का मास FT। इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नो सॉरी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस। और वर्क जो होता है, क्या वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है? वर्क एनर्जी थ्योरम। यस सर। तो ये वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, ये सर जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे इसकी? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ट्रांसलेट करने की वजह से, kmv²। प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो जी। Yes, sir. ठीक, और I को सम k इंटू mr² डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से। एंड ओमेगा को क्या लिखेंगे? ये क्योंकि क्वेश्चन में तो ये कहा गया था ना कि आगे भी प्योर रोलिंग होगी, तो ओमेगा क्या लिखोगे फिर? v²/r²। अब निकाल लीजिए v की वैल्यू कितनी आ रही है, इससे v की वैल्यू निकालिए। सर √में 2FD/k+1 है। कहीं से भी आसान टॉपिक नहीं है, इनको इग्नोर करना मतलब अब आप पूरी मतलब 11th 12th में फिर से आप ये सब कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे आप। तो रोलिंग और फ्रिक्शन डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी तक। हमारा माइंड इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपको सेंटर का वेलोसिटी, सेंटर की मोशन नहीं देखनी है, आपको मोशन देखना है बॉटम पॉइंट का फ्रिक्शन के लिए। यस सर, समझ गए। ठीक है, एक पार्ट आ गया मेरा, वी आ जाएगा ओमेगा, वी और ओमेगा। तो पिछले 3 एग्जांपल में एक बात आपको समझ में आ रही है कि स्पीड निकालने के लिए मैं कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं बार बार, चाहे इंक्लाइंड प्लेन वाला एग्जांपल लो चाहे ये वाला, स्पीड फाइंड आउट करने का कंसेप्ट मेरा क्या है? क्या एनर्जी वो मैं कंजर्वेशन। एक्सेलरेशन से निकाल रहा हूँ या फिर एनर्जी वाले कंसेप्ट का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ एनर्जी वाले कंसेप्ट से निकालना चाहिए। पर? एनर्जी वाले, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, या फिर ऑल्टरनेटिवली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो कि वर्क डन बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर वो लेकिन मोस्टली हॉरिजॉन्टल पे ही लगेगा ना, क्योंकि वहीं पर जीपी चेंज नहीं होती है, तो सर यही कोई देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसीलिए 3 डिफरेंट एग्जांपल कराए ना, इंक्लाइन प्लेन के 2 अलग और एक ये हॉरिजॉन्टल वाला। यस सर। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, इसका वर्क डन नहीं आता। अब आप फिर कहोगे क्यों नहीं हो रहा, तो क्योंकि सेंटर पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है, नीचे वाले पॉइंट का तो 0 वेलोसिटी है भाई, यानी कि फ्रिक्शन तो एक स्टैटिक पॉइंट पे लगा हुआ है, फ्रिक्शन वाला पॉइंट स्टैटिक है, कैपिटल एफ वाला पॉइंट मूविंग है। और जब आप वर्क पढ़ते हो तो वर्क को आप कहते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट किसका डिस्प्लेसमेंट? किसका डिस्प्लेसमेंट? उस पॉइंट का
जहां पर तुमने फोर्स लगाई है, Yes. और ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी के सारे पॉइंट इक्वली डिस्प्लेस करे। आपको ना इस मार्कर के टॉप पॉइंट पर, पहले भी मैंने एक्टिविटी कराई थी, आज मैं खुद करके दिखा रहा हूँ आपको। इस मार्कर के टॉप पॉइंट पर, ठीक है जी, मैं अपना फिंगर रख ट्रांसलेशन में वो ट्रू होता है जो आपने सुनिए, कहा तो मैं फिंगर रख रहा हूँ और मैं अपने फिंगर से इस मार्कर को रोल कराऊंगा, और अभी मेरे फिंगर का जो टिप है वो इस मार्कर के जस्ट ऊपर है, आप देख सकते हो इधर से जस्ट ऊपर। यस सर। और अगर मैं इसको रोल करूंगा तो मेरी फिंगर इससे आगे क्यों निकल जाती है? यहाँ पर मेरी फिंगर मार्कर के जस्ट ऊपर है, और इसको रोल करने पर ऐसा क्यों होता है कि मेरी फिंगर इस मार्कर के आगे निकल जाती है? आ रही है बात समझ में? ये चीज क्या कह रहा हूं मैं? यस देखो सर। फिर से, Yes, sir. फिंगर का टिप पॉइंट और ये जो रेनॉल्ड्स लिखा हुआ है, ये दोनों सेम पॉइंट्स पर है। दोनों को मैं अपने हाथ के इधर वाले पॉइंट पर रख रहा हूं, बिल्कुल। अब आप बताना किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करी? कितना मैंने किया? डिस्प्लेस कौन ज्यादा हुआ? फिंगर। क्यों? क्योंकि ये टॉप पॉइंट पर है, और रोलिंग में टॉप पॉइंट की वेलोसिटी, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होती। Yes, sir. यस सर। इनफैक्ट टॉप वाले की वेलोसिटी सेंटर की डबल होती है। तो यही यस चीज बड़ी, सर। यही कंफ्यूजन है कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट किसका डिस्प्लेसमेंट भाई? सेंटर का या बॉटम का? सेंटर। हाँ, नहीं तो अगर आप कैपिटल एफ का वर्क निकालते हो तो आप सेंटर का डिस्प्लेसमेंट देखो, बिकॉज कैपिटल एफ सेंटर पे लगा हुआ है। अगर फ्रिक्शन का वर्क देखना है तो बॉटम का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन बॉटम पे लगा हुआ है। यस सर। बिल्कुल। तो इसीलिए कैपिटल एफ ने तो वर्क किया, बिकॉज कैपिटल एफ जिस पॉइंट पे था वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया, लेकिन फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं ले रहे, होगा ही नहीं वर्क। और इसका एक और एग्जांपल दूं, बड़ा क्लियर एविडेंस, कि अगर आप इसको 10 मिनट तक ऐसे रोल करते रहिए, 10 मिनट तक आराम से रोल करते रहिए, क्या यहाँ पर कोई टेम्परेचर राइज होगा? आराम से करते रहना स्लोली, आप 10-15 मिनट तक ऐसे रोल करते रहिए, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई टेम्परेचर राइज नहीं होगा आपका। क्या मतलब हुआ? कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं आई। और अपने दोनों हाथों को लेकर के ऐसे करते रहो, और 1 मिनट के बाद ही आपको यहाँ टेम्परेचर राइज दिखेगा। Yes, sir. क्यों? यस सर। ये प्रोसेस में आप रबिंग कर रहे हो, रबिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, एंड द एनर्जी लॉस्ट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। इसी के बीच में एक रोलर ले लो, रोलर, और अब आप रब करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, घंटों रब करते स्टैटिक रहिए। फ्रिक्शन कोई वर्क ही नहीं करता है। का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट डूइंग एनी वर्क। फिलहाल v आ जाएगा बच्चा। अब एक्सेलरेशन निकालना है, ये कितना होगा? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट हुआ? सर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे। ये एक्सटर्नल फोर्स में फ्रिक्शन भी तो है, फ्रिक्शन भी तो एक्सटर्नल लग रहा है, जमीन लगा रहा है ना, उसको ग्राउंड लगाएगा। हमें फ्रिक्शन तो पता नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक है, तो मुझे पता ही नहीं कितना है ये, क्योंकि इसकी रेंज पता होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी ये कहाँ पता मुझे? फ्रिक्शन की वैल्यू तो पता ही नहीं आपको। S Yes, equals to P plus half AT square. चैलेंजेस समझो आप, और वीडियो रहेगी आपके सामने रिकॉर्ड में, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि इतना बोलने के बाद भी यही गलतियां होनी है, बार बार होनी है गलतियां। देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए ना न्यूटन लॉ लगाओ ना यार,
इस पर एक कैपिटल एफ का फोर्स है और एक फ्रिक्शन का फोर्स है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ए। पहली इक्वेशन बन गई, एफ इक्वल टू एम ए। यस सर। और दूसरा टॉर्क बताओ सेंटर के अबाउट, टॉर्क अबाउट सेंटर सर कौन एफ सा आर फोर्स? इक्वल टू कौन सा फोर्स देगा टॉर्क सेंटर के अबाउट? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनटू आर बराबर आई अल्फा, आई को के एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा कर दीजिए, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और तीसरी एसी बराबर आर अल्फा। इनसे आंसर आ जाएगा, इनसे आंसर आ जाएगा। एक आर कैंसिल करो और फर्स्ट टू इक्वेशंस को ऐड कर लो। तो माइनस एफ से एफ कैंसिल, लेफ्ट साइड हो गया कैपिटल एफ, राइट साइड पर बचा एम इंटू ए सी प्लस के एम, और यहाँ पे जो आर अल्फा बचा एसी हो जाएगा, उसको भी एसी लिख देंगे। तो ये बेसिकली 1 प्लस के टाइम्स एम एसी, यानी एसी की वैल्यू बनेगी एफ डिवाइडेड बाय एम टाइम्स 1 प्लस के। ये इसका आंसर बन जाएगा। बोलो ठीक है? यस सर। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने पूछा था कि फ्रिक्शन कितना होगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो जब आपने एसी की वैल्यू निकाल ली, तो इसको वहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। निकालो कितना आएगा जरा, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं भी रख सकते हो। सर के Second- एफ के प्लस 1। सेकंड वाला ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, है ना? सेकंड वाला। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बिकॉज सेकंड इक्वेशन में डायरेक्टली फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू के एम और आर अल्फा का मतलब एसी, और एसी की वैल्यू एफ अपॉन एम इंटू 1 प्लस के। ये एम कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये के इंटू एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ये फ्रिक्शन आएगा। यस सर। मैंने के फॉर्म में रखने का पर्पस कल भी बता दिया था, जनरलाइज कर दिया मैंने। अगर आप यहाँ पर डिस्क यूज कर रहे हो तो आप के की वैल्यू 0.5 ले लीजिए, स्फीयर यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू 0.4 ले लीजिए, रिंग यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू 1 ले लीजिए। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में के की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। यस सर। तो आंसर क्लियर हो गया, एक बार समराइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन का ये मैग्नीट्यूड होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है। बैकवर्ड फ्रिक्शन दिस मच मैग्नीट्यूड, static friction, no work by this friction, the work will be done by capital F, and this work will be change of kinetic energy, and friction is in the backward direction to prevent skidding of this object. In the absence of the friction force, this body will skid because it will translate but it cannot rotate. यस सर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। एक और पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है, बस क्लोज करेंगे इसको। फ्रिक्शन इसमें किस तरह दिखाया गया है, इस एग्जांपल में सबको सामने है अभी। सर बैकवर्ड्स बैकवर्ड, यस यहाँ पर तो फ्रिक्शन था ही नहीं। यस देखो यहाँ भी बॉडी प्योर रोलिंग पे है, यहाँ भी बॉडी प्योर रोलिंग पर है, लेकिन यहाँ पर प्योर रोलिंग में हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखी थी, इसलिए फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा। यहाँ पर बॉडी प्योर रोलिंग में है, लेकिन हमने क्योंकि फोर्स लगाई हुई है तो फ्रिक्शन भी लग रहा है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं अपना फोर्स
सेंटर पॉइंट पर लगाने की बजाय टॉप पॉइंट पर लगा दूं, मतलब मैं अपने फोर्स की लोकेशन चेंज कर दूं, मैं अपने फोर्स का लोकेशन चेंज कर रहा हूं। अब मैं फोर्स सेंटर पे नहीं लगाने जा रहा, अब मैं सर तो जो यही फोर्स फोर्स, लगाएंगे उसका भी एक टॉर्क होगा। हाँ जी, अब मैं अपना फोर्स टॉप पॉइंट पे लगा रहा हूं। क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखो, अगर मैं अपना फोर्स टॉप पॉइंट पे लगाऊं, सर जो फोर्स लगाएंगे उसी के टॉर्क की वजह से बॉडी पहले रोल करेगी। ठीक है, समझना इस बात को, वही ऑब्जेक्ट, वही फोर्स, लेकिन चेंज क्या किया मैंने, सेंटर पर लगाने की बजाय ऊपर लगा दिया। मेरी इक्वेशंस क्या बनेंगी अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो? मेरी क्या इक्वेशंस बनेगी? सर वो तो सही रहेगा, कैपिटल F माइनस F इज इक्वल्स टू MAC। एक हो गया कैपिटल F माइनस F बराबर M इंटू AC, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा टॉर्क निकाले सेंटर के अबाउट, अब की बार कैपिटल F का भी टॉर्क आएगा, यस F इंटू R, सर, FR प्लस FR। और फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा, और ये दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शंस में है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। कर सकते हैं, दोनों ही टॉर्क सेम डायरेक्शन में है ना? यस यस Yes, sir. फोर्सेस अपोजिट है बट टॉर्क सेम डायरेक्शन में है। यस सर। इक्वल टू I अल्फा, जिनको टॉर्क सेम डायरेक्शन में नहीं समझ में आ रहा, वो टॉर्क वाला लेक्चर एक बार वापस देखो कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। K mr स्क्वायर अल्फा सेकंड हो गया, और तीसरा भाई AC बराबर R अल्फा। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा यार, अब देखते जरा इन तीनों को ऐड करके क्या आंसर बनेगा। एक एक R यहां से कैंसिल कर देंगे, एक R सेकंड इक्वेशन से कैंसिल कर देंगे, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैंसिल, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स कैपिटल F आ जाएगा, राइट साइड MAC, इनफैक्ट पूरा आ जाएगा 1 प्लस K टाइम्स M इंटू AC, यानी कि अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर की वैल्यू बनेगी 2F डिवाइडेड बाय 1 प्लस K इंटू M। सही लिखा है देखो, यस सर यही आ रहा है। और इसके पहले वाले में क्या आया था जब ये फोर्स सेंटर पे लगाया था तब? सर F अपॉन MK प्लस 1। F upon 1 plus K. सर डबल आ गया। ये 2 नहीं था ना वहां पर, नो सर। तो क्या ये कंक्लूजन सही है? देखो कि सेम ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स अगर आप डिफरेंट प्लेस पर लगाओगे तो डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगी, यस सर। यानी कि रोलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप फोर्स कितना लगा रहे हो, वो इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स लगा कहां रहे हो। कितना लगा रहे हो ये तो डिपेंड करता ही है, बट कहां लगा रहे हो ये भी डिपेंड करता है। यही फोर्स सेंटर पे लगाने पर बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ और आ रहा था, और वही फोर्स टॉप पॉइंट पे लगा दिया तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया। यस सर। हाँ, इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि रोलिंग टफ क्यों है, इतने इसके वेरिएशन है ना यार। सर वेरिएबल्स बहुत सारे आ जाते हैं, टॉर्क एंड एवरीथिंग। बस यही प्रॉब्लम, इसी इतने कंसेप्ट आ जाते हैं ना कि पगला जाता है आदमी, पागल टाइप हो जाता है यार, समझ नहीं आ रहा होता ये यार ये हो क्या रहा है इसमें। इसीलिए इसका लगातार कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए होगा आपको, फ्रीक्वेंट रिवीजन। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं हुआ, एक और चेंज आएगा। जरा AC की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, वैल्यू ऑफ AC इन द फर्स्ट इक्वेशन, एंड लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सर MAC K-1/2। हाँ देखो, तो
इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, फ्रिक्शन विल बी कैपिटल F माइनस MAC और वो बन जाएगा 2F डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। इनफैक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी कैपिटल F डिवाइडेड बाय 1 प्लस K और 1 प्लस K माइनस दिस मतलब K माइनस 1 शायद कुछ ऐसा आ जाएगा। यही आ रहा है सर, है ना? क्या ये पिछले वाले के सिमिलर आ रहा है? पिछली बार जो फ्रिक्शन आया था इसके जस्ट पहले जब ये फोर्स सेंटर पे लगाया था तब जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी क्या वो भी यही था? नो सर, वहां न्यूमरेटर में K माइनस 1 नहीं था? यस सर, केवल F अपॉन वहां सिर्फ K था। K था। क्या मतलब हुआ यार कि ना सिर्फ एक्सेलरेशन बल्कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो फोर्स लगाई वो कहाँ लगाई है। हम अगर ये फोर्स सेंटर पे लगाएंगे तो अलग एक्सेलरेशन आएगा, अलग फ्रिक्शन आएगा, और अगर यही फोर्स हम सेंटर की बजाय टॉप पॉइंट पे लगाएं तो डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट फ्रिक्शन। ठीक है जी बच्चा? यस सर। हाँ, ये सब लिखने वाले पॉइंट्स हैं यार। और एक मजे की बात देखो, एक मजे की बात देखिए, ये सब तो हो गया। उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट रिंग हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट रिंग है, रिंग, तो हम K की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो रिंग के केस में m r स्क्वायर होता है। और एक सॉलिड स्फीयर 0.4 mr स्क्वायर, इस तरीके से है। हाँ जी बच्चा, दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। तो रिंग में तो 1 आ गया ना, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को K इंटू mr स्क्वायर लिखा है, यानी K की वैल्यू रिंग के केस में 1 हो गई। यस सर। यस सर। K इक्वल टू 1, कितना फ्रिक्शन आएगा? 0। 0। यानी कि फोर्स लगाने के बावजूद भी फ्रिक्शन 0 हो सकता है। ये और कंफ्यूजन वाला पॉइंट आ गया, ये जरा हो क्या रहा है यहाँ पर, फोर्स भी लगा दिया उसके बाद भी फ्रिक्शन 0। बट ये सिर्फ रिंग में होगा सिर्फ और सिर्फ रिंग में होगा, और वो भी तब होगा जब आप फोर्स टॉप पॉइंट पर लगाएंगे। क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन का जो आंसर था उसमें न्यूमरेटर में K माइनस 1 नहीं था। आपके पास लिखा हुआ है नोट्स के, नहीं लिखा हुआ है? जब ये फोर्स सेंटर पे लगाई, यस सर। हाँ, तो तब तो आएगा ना आंसर, K को 1 रखने के बाद भी फ्रिक्शन आएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर K को 1 रखने पर फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो रिंग एक स्पेशल केस है। रिंग का केस सबसे स्पेशल केस है जहां पर अगर आप उसके टेंजेंट टॉप पॉइंट पर फोर्स लगाते हो तब यहां पर फ्रिक्शन 0 आएगा। ये इकलौता एक्सेप्शनल केस कह सकते हो आप, इकलौता एक्सेप्शनल केस है जहां पर फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब जरा डिस्क के केस में आओ। अगर ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क 0.5 रखो, जरा K की वैल्यू 0.5, नेगेटिव आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? सो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अजीब बात हो रही है।
नेगेटिव फ्रिक्शन का मतलब ये फ्रिक्शन बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है। और क्या इसके पिछले वाले में भी आता, जब ये फोर्स सेंटर पे थी तब फ्रिक्शन में ऊपर के था सिर्फ, क्या तब भी नेगेटिव आंसर आता? नो सर। नो सर। यानी कि तब तो बैकवर्ड फ्रिक्शन ही रहता ना। यस सर। यस अब पजल्ड हो गया सारा, हो गया पजल्ड कि कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। आप फोर्स लगाओगे तो ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि फोर्स लगाया कहां पर है। पहला क्वेश्चन, आपने सेंटर पे फोर्स लगाई है कि टॉप पे लगाई है, ये चीज डिसाइड करेगी, ये चीज डिसाइड करेगी फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है कि फॉरवर्ड लगना है। आप प्री डिसाइडेड नहीं हो सकते, क्वेश्चन देख करके हम डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि कहां लगने वाला है आंसर। मतलब सर इसमें हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि वो व्हील आगे ट्रांसलेट कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे ही होगा। हाँ। यही सर कंफ्यूजन है इसमें, मतलब जल्दी में अगर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यही पॉइंट तो समझा रहा हूँ, इतने 1 घंटे से पिछले 2 लेक्चर में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरे इतने चैलेंजेस हैं। देखो, एक तो आप उतना ही फोर्स टॉप पॉइंट पे लगाओ और उतना ही फोर्स सेंटर पे लगाओ तो पता चल रहा है कि बॉडी में एक्सेलरेशन ही डिफरेंट आ रही है। सेम फोर्स लगा रहे, मतलब अगर मैं इस मार्कर को लेकर के और सेंटर पॉइंट को पुश करने की बजाय टेंजेंट पर पुश करूं, इसको टेंजेंट पे फोर्स लगाऊं तो ये ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। सेंटर पे पुश करेंगे तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, और ये प्रैक्टिकल भी है। अगर आप सेंटर पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ऊपर करिए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। करके देख लो, आप फिंगर रख करके देख लो, ऊपर जैसे ही पुश करोगे तुरंत भागेगा ये। यस सर। तो एक तो बॉडी की एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की लोकेशन दोनों पे डिपेंड करता है, कहां लगा रहे हो और कितना लगा रहे हो। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने फोर्स कहां लगाई हुई है। अगर हम सेंटर पे लगाएंगे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड ही लगेगा, लेकिन हमने अगर टॉप पॉइंट पे लगा दिया तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और रिंग के केस में 0 हो जाएगी। यस सर। ठीक। और आखिरी पॉइंट जहां पर गलती होगी, बोल के बता रहा हूँ, मतलब खुल के बोल रहा हूँ, गलती होगी, और आपसे नहीं, कई सारे टीचरों से भी गलती हो जाए, आप फिर भी बहुत छोटे हो। क्वेश्चन ये है कि डी डिस्टेंस मूव करने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी। डी डिस्टेंस मूव करने के बाद की वेलोसिटी क्या लगाएंगे? सर दिस इज इक्वल्स टू ut प्लस r। राइट। और अगर एनर्जी मेथड से करना चाहे तो सर एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा सही लग रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम। यस सर। हाँ सर। बताओ। हाँ देखो, देखो हम कहेंगे वर्क बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम ये लिखेंगे कि वर्क बाय कैपिटल एफ प्लस वर्क बाय द फ्रिक्शन should be change of kinetic energy. That is work energy theorem. फ्रिक्शन 0 हो जाए। But this work by friction is 0 because it is static friction force. यस सर। It can never do any work. नो सर। How much is the work done by capital F? F into D। F into right. अब देखो पंगा देखो, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे एक बात कह रहा था, किसका डिस्प्लेसमेंट भाई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। क्या मेरे, हाँ सुनो, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं,
और मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं, इनफैक्ट दोनों पे फोर्स लगाता हूं, एक पर F1 एक पर F2, एक D1 डिस्प्लेस हो रहा है, एक D2, तो क्या मैं F1 को D2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स इस बॉडी का और डिस्प्लेसमेंट दूसरी बॉडी का? नो सर। तो जिस बॉडी पर फोर्स है उसी का तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। तो कैप, और यहाँ पर बॉडी का मतलब पॉइंट, बॉडी का मतलब पॉइंट, तो कैपिटल यस एफ सर। किस पॉइंट पर है? सर टॉप। और अभी आपको Top मैंने में। एक एग्जांपल करके दिखाया कि अगर आप टॉप पॉइंट पर फोर्स लगाओ तो क्या जितना ये सिलेंडर आगे आएगा उतना ही मेरी फिंगर भी आगे आएगी, या फिंगर ज्यादा आगे निकल जाएगा मेरा? फिंगर ज्यादा आगे निकल ज्यादा जाएगा। निकलेगी तो सर। अगर ये सिलेंडर डी डिस्टेंस आगे आया है तो ये ऊपर वाला पॉइंट तो ज्यादा डिस्टेंस आगे आया होगा, इनफैक्ट डबल डिस्टेंस आएगा ये। यस सर। तो कैपिटल एफ के वर्क में हम कितना डिस्प्लेसमेंट लें? 2D। 2D। क्योंकि हमारा फोर्स टॉप पॉइंट पर है तो मुझे टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि सेंटर से डबल होता है हमेशा। और ये आपको काइनेमेटिक्स वाले के सेकंड लेक्चर में मिलेगा, रोटेशनल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर देखिए जिसमें रोलिंग स्टार्ट की थी हमने, वहां पर ये पॉइंट समझाया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट की 2v वेलोसिटी होती है। यस Yes, सर, sir. टायर वाले क्वेश्चन। टायर वाले, इसमें एक पिक्चर भी दिखाई थी कि टायर का नीचे वाला पॉइंट सर रेस्ट बाइसिकल के टायर। Yes. वो वाला। सर V is equals to R ओमेगा होगा और ऊपर V और R ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगा तो 2V हो जाएगा। हाँ हाँ, Yes. ये सारे, इसलिए अब देखो रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, पीछे के सारे कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं इसमें अब। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 2FD इक्वल टू, अब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी एक तो ट्रांसलेटरी वाली हाफ mv स्क्वायर और एक रोटेशनल वाली हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब I और ओमेगा को आप अपने लेवल पर रिप्लेस कर लेना, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा ऑब्जेक्ट हो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और ओमेगा को v के फॉर्म में ले सकते हो क्योंकि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो ओमेगा को v अपॉन r कर सकते हैं। यस सर। तो अच्छा जी, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, रोलिंग का जो सेकंड लेक्चर था, मतलब रोटेशनल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर जिसमें रोलिंग स्टार्ट हुई थी हमारी, काइनेमेटिक्स वाला लेक्चर, पहले वो रिवाइज करो जिसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि यहाँ पर 0 वेलोसिटी क्यों होती है, यहाँ पर 2v वेलोसिटी क्यों होती है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी होती है। सेकंड लेक्चर में बता दे रहा हूँ आपको कौन सा, है ना, जो जिसका PDF नोट्स भी आपको भेजा गया है जी बच्चा। Yes, याद है। और फिर यस सर सर। जिसमें आपने फिर- वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट और एक्सेलरेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आज के लेक्चर में आप खुद देख चुके हो कई सारे पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं अभी भी, मतलब Yes, sir. हाँ, मतलब उनको आप ग्रांटेड फॉर्म में नहीं ले अच्छा। सकते कि यार ये तो हमेशा याद रहेगा मुझे, नहीं, कभी याद नहीं होगा, समझना होगा इसको। इतना रिवाइज करें, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. ओके।